गाइस, मैं हूं क़ासिम। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपना चीमा साहब की वीडियो है और ताड़ और चीमा साहब की कन्वर्सेशन हो रही है। कन्वर्सेशन किस पर? ताड़ से इंडिया लाफिंग एट पाकिस्तान इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट्स। तो ये तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया हंस रही है। ये जो खिचड़ी और ये जो बकवास याद इधर चल रही है, पाकिस्तान पूरे का पूरा मुल्क के नफरत हो गई है। खैर, फिर भी वीडियो देखते हैं, उस पर मजीद बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sahab. Thank you so much. ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए। इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तकरीबन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 225 नेशनल असम्बली की सीटों के रिजल्ट आए हैं आउट ऑफ 265, जिसमें इमरान खान की पार्टी इंडिपेंडेंट्स जो है वो तकरीबन 75 के करीब है। 90 लिखा हुआ है लेकिन उसमें कहा जा रहा है वैसे भी इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं। PMLN 64, पीपल्स पार्टी 50। तार साहब, ये जो 5 साल हैं आप कैसे देखते हैं? हम मजीद क्राइसिस में हैं। एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है अगले 5 सालों में, आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मतलब दो चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह के, अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी। जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर एक रिफत ताहिरा उनका नाम, उनका सुमरो नाम था, जहांगीर तरीन साहब ने उनको, पीटीआई की कैंडिडेट थी, बैठी थी, मैं बताना भूल गया था पिछली दफा। उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कनेडियन PR उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। तो वो एक रेट उन्होंने सेट कर दिया था उस वक्त, 35 करोड़ रुपया। उन्होंने पीटीआई की टिकट होल्डर थी लेकिन वो बैठ गई थी, उन्होंने दस्तबरदार हो गई थी। तो अब उसमें उसका दूसरा किस्त शुरू हो चुकी है। अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैंने रात को जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने दो शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके छोटे भाई को ढूंढा जाएगा कहीं से। मुझे मोहतरमा फरा गोगी बहुत याद आई, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा काश आज वो पाकिस्तान के अंदर होती तो इलेक्शन अपने पार्टी को अपनी आंखों के सामने जीतता देखती। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या। दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है। कामाकाजी कल्ट। वो कहते मुर्शद है पाकिस्तान, वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता। और उनके मुर्शिद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर दे। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं आप। तभी मैंने कहा था कि ट्रेजेडी के ड्रामे की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है जिसका नाम है बकरा मंडी। चीमा साहब, मैं उससे आगे बढ़ना चाहूंगा। BBC और डॉन के ऊपर दोनों पे खबर आ चुकी है इस वक्त कि मेरे जो दूसरे जो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब,
बीबीसी और डान पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के अंदर। तो ये उनका ऐलान ये आया है। लेकिन इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमी क्राइसिस है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है। उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। मेरे मुर्शद के 2 बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। अब उसमें मैं अगला थोड़ा सा खित्ते के लिहाज से एनालिसिस करना चाहूंगा। आज मेरे बहुत मोहतरम है सुहेल वड़ाइच साहब, जिनका बांग्लादेशी मॉडल भी जो है आज वो भस्म होकर रह गया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे। पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही है। तीसरी मुर्शद पाक की भी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अलीमा बाजी कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके पड़ोस में बांग्लादेशी मॉडल का इस वक्त सबसे क्राइसिस जो है हसीना वाजिद, उसको सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसका कोई वारिस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। 5वीं दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन रही। मोदी साहब का वारिस है? तालिबान का वारिस आपको नजर आता है? चीमा साहब, एक वाहिद एक ऐसे बदनसीब मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद, आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको, जो कि एक शर्मिंदगी मैं समझता हूं। लेकिन जो आधा टाइम आपने रूल किया वहां पे आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। आप ड्रामा इलेक्शन करते हैं। मैं बल्कि समझता हूं कि आप इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। वाशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते, ये मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा। लेकिन ये देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की जो ये एक्सरसाइज की आपने। इसके बाद आप एक क्राइसिस से निकल के यू आर गोइंग इनटू द अनदर क्राइसिस। ये अब आपका दूसरा क्राइसिस है, दूसरी किस्त है। लूट मार का बाजार शुरू होगा, करप्शन की नई दास्तानें बनेंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस जो आप कल आपने एक्सरसाइज की है, इससे एक नई चीज होगी। इकोनॉमी का नाम होता है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। वो जो करप्शन का पैसा है वो कुछ हाथ बदलेंगे, कई नए करोड़पति बनेंगे, कई उनमें वकील भाई होंगे जिनको नए टिकट मिले थे इंडिपेंडेंट, कई तो वो अमीर हो जाएंगे, कई क्योंकि जिसको टिकट देते थे उठा लिया जाता था, कई लोग दलेर थे, यूसी लेवल के लोग थे, उनको टिकट भी मिले। तो वो जो करप्शन का पैसा है वो हाथ चेंज करेगा, नए करोड़पति बनेंगे, दुबई में प्रॉपर्टी की एक्टिविटी बढ़ेगी, लंदन के वीजों की डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका कनाडा लोग भागेंगे,
ये एक्सरसाइज दोबारा शुरू होगी। तो ठीक है, कुछ और लोग भागेंगे वहां से, पैसा भी हाथ चेंज होगा, यही एक एक्सरसाइज होगी। इससे मजीद आगे नहीं जा सकेंगे। IMF के बगैर आप दम नहीं निकाल सकेंगे। गुर्बत में मजीद नीचे गरीब से गरीब होगा, अमीर से अमीर तरीन होगा। रिलीफ नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही है आपके लिए बिल्कुल भी। तार साहब बिल्कुल ये जो बातें आप कर रहे हैं, आपने सही कहा कि नए करोड़पति बनेंगे, नए लोग आएंगे, बड़ा कुछ होगा। तार साहब इस वक्त जो बात की जा रही है वो नवाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर है कि वो स्पीच क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनके पास सिर्फ 64 सीट्स हैं राइट नाउ, PTI के पास ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन ये प्री मेच्योर स्पीच कर दी है उन्होंने। बिलावल ने कहा है कि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर ना हो नवाज शरीफ अपना बंदा हमारे पास ना भेजें। आपने ये मैं आपको टेक्निकल लेवल की जो डिस्कशन है हो रही है कि कहाँ कहाँ पे वो जो है वो बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूजन में जानना चाहते हैं, इमरान खान जिनकी जो पार्टी है बज़ाहिर 90 सीट्स लेगी है उन्होंने, लेकिन उनको 15-20 इसमें से दूसरे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, या टूट जाएंगे या भाग जाएंगे, या जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे बकरा मंडी लगेगी तो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या इमरान खान इतनी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं ये सारे चोर डाकू, मैंने इनसे हुकूमत नहीं बनानी। तो फिर ये क्या जो पिछली हुकूमत का ट्रेलर जैसे आपने शुरू में कहा, आपको वही नजर आ रहा है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर 5 साल रूल करेंगे और इमरान खान चीखता रहेगा, वो जेलों में रहेगा? दैट इज हाउ यू आर सीइंग, या कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और इमरान खान कहीं मिल सकते हैं? डू यू थिंक दिस सिनेरियो इज वर्किंग एज वेल? देखिए चीमा साहब, मैं इसमें फोर का अभी तो खैर कुछ रिजल्ट अभी आने मौजूद हैं और कुछ इसमें सरप्राइजेस भी आए हैं जो मेरी नजर में मैं देख रहा था कहीं, और शायद इस तरह के कुछ और मजीद सरप्राइजेस आए। लेकिन इस वक्त मेरा जो मेरा मैं खुद सोच रहा हूं इसमें कि किसी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो इंडिपेंडेंट लोगों पर होगा, वो किस तरह टूटते हैं, प्राइस कितनी कहां तक प्राइस जाती है, डिपेंड करता है। क्योंकि ये देखिए स्टॉक मार्केट है ना, जिस तरह अच्छा प्राइस देगा वो आगे आएगा। तो इसमें लॉटरी उनकी है, उसमें अब उनको कौन पैसे देता है, कितने देता है, क्या बनता है, थप्पड़ों से मानते हैं या डॉलरों पाउंडों से मानते हैं। 3 चीजें हैं, या थप्पड़ मारे जाते हैं या फिर डॉलर और पाउंड प्राइस लगेगी। ये दो ही आपके पास हथकंडे मौजूद हैं। अब देखें कि वो किस हथकंडे से वो आगे चलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को जेल से निकलना उनका अभी तक जो है वो मुझे मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है, सबसे खतरनाक केस अभी खान साहब का मौजूद है 9 मई वाला, और उस पे जो मेरी अपनी नाकस राय है कि उस पे कंप्रोमाइज जो है वो बड़ा मुश्किल है 9 मई के वाकयात के लिए। और दूसरी एक और बात भी हम मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, कई लोग इस वक्त जीत चुके हैं इलेक्शन, सामने जीत चुके, लेकिन उनके ऊपर अभी तक केसेस के डिसीजन नहीं हुए। अभी उनके केसेस के डिसीजन आएंगे और वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये भी एक नई चीज है इसमें, कि कई इंडिपेंडेंट टिकटों पे लोग जीते भी जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर शवाहिद भी मौजूद हैं, केसेस भी मौजूद हैं, और अभी उनके फैसले होंगे और डिस्क्वालीफाई होंगे। तो उसमें जो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने ऐसे नहीं कहा, कहीं से उनको इशारा था कि आप ये स्पीच फरमा दें। जिन्होंने उनको तख्ते पाकिस्तान के लिए इनवाइट किया है, उन्होंने सिग्नल दिया। ऐसे नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं करनी थी, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब इस वक्त उनके हारने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मरियम नवाज साहबा ने भी दी, उन्हें समझते थे कि वी आर ऑलरेडी विनर, वी आर, तो कहते हैं हम तो, उन्होंने तो एचकने सिलवा ली थी अपनी। मैडम ने तो प्राडा और गुची की चीजें खरीद ली थी, जूते उनके आ चुके थे प्राडा के, जो उन्होंने पहनने थे, वो सब कुछ हो चुका था ये। लेकिन अभी भी वो जो मेरे ख्याल में बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये दावत नहीं देनी थी। उनको दावत कहीं से कहा गया है कि चलो मियां साहब कोई नहीं, इधर नाल बर्दाश्त कर लो, कोई अगे चलो, और अगे चलिए थे। लेकिन ये कि चीमा साहब जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें मुझे 25 करोड़ लोगों के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है, दुख के साथ ये मैं कहूंगा। क्योंकि इकॉनमी, टेररिज्म और करप्शन, ये तीनों चीजें आपको कैंसर की तरह, जिस तरह कैंसर कहते हैं ना जी, फेफड़ों में आ चुका है। कैंसर आपके बोन मैरो में जा चुका है।
आपको ब्लड कैंसर हो गया। ये तीनों चीजें एक ब्लड कैंसर की तरह आपको खा रही हैं। करप्शन, दहशतगर्दी और इकॉनमी के एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ आप करप्शन पे चल रहे हैं इस वक्त। वो मेरा मारा मारी जो बाहर से डॉलर आते हैं, वो चंद तबका है, वो कुछ लंदन खा जाते हैं, कुछ दुबई चले जाते हैं, कुछ टूटे फूटे यहां आ जाते हैं। इसी पे आपका गुजारा है। लेकिन इस तरह मुल्क चले कभी नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं 76 साल से चीमा साहब। लेकिन मुझे खान साहब की जेल कम होती नजर नहीं आती इसमें। वैसे मैं कौम ने खैर एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, जिस तरह भी ये चाहे मजहबी कल्ट है, लोगों ने खैर निकले हैं, उनका लोग एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। लोगों ने फ्रस्ट्रेशन है, लोग रिलीफ चाहते हैं, मैं आपसे लेकिन सवाल उनको रिलीफ कौन देगा ये नहीं पता कौन देगा। तो ये दरअसल आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान ने, और हमने पहले भी इस पर बात की है, कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया है। लोग ये नहीं कहते कि इमरान खान ने क्या तरक्की की है या क्या डेवलपमेंट की है। हम वो एक ही चीज़ है, उनका जो नैरेटिव है आपको पता है, जिन चीज़ों पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, लोग बिल्कुल बाहर निकले हैं, लोग इमरान खान के शिदाई हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट है, सीधा सीधा एंटी अमेरिका वोट है, मजहब का वोट है। ये मतलब दो तीन बड़ी बड़ी। ताड़ साहब, हमारे लोग जो हैं, क्या ऐसे अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देंगे, एंटी अमेरिका वोट देंगे, मजहबी वोट देंगे, हमारी डायरेक्शन क्या है फिर? जब ये हुकूमत, जब इमरान खान तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो बूट चाटते रहे। ये तो 26 साल इनकी सियासत ही एस्टैब्लिशमेंट की है। ये तो साल डेढ़ हुआ है तो जेलों में गुजर रहे हैं। हमारी सियासत क्या है? ये मुनाफिक लोग नहीं है तारड़ साहब। 26 साल पहले बूट चाटो, हुकूमत में जाओ, बाहर निकलो, 1 साल जेल में जाओ और कहो जी मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूं। आप एस्टैब्लिशमेंट की जरूर खिलाफ हो ना, आप सियासी हैं ना, आप किसी और से बात करते हैं। ये जो डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन है हमारी, कि सारा मुल्क अमेरिका के खिलाफ वोट दे रहा है, अमेरिका के वीजे भी लेना चाहता है, डॉलर भी लेना चाहता है। ये मैं तो इसको, जो इमरान खान की जो सपोर्ट है, ये एंटी वेस्ट, एंटी यूएस, एंटी स्टैब्लिशमेंट एंड प्रो रिलीजन, तीन मोटी मोटी चीजें हैं। बाकी का सड़क पोलते को काम जो नकीता कोई नहीं। जरा इस पे बताएं, हमारी डायरेक्शन इन तीन चीजों पे है इस मुल्क की। चीमा साहब, तर हकीकत जब मैं कल परसों बैठा था तो मेरी नजर से वो इनकी स्टेटमेंटें गुजरी हैं जो इन्होंने बाजवा साहब के हक में देते रहे। कहते रहे, इनका बयानिया था कि ये बाप है पाकिस्तान का, इससे बेहतर जर्नल आ ही नहीं सकता, ये जमहूरियत पसंद जर्नल है। ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी। फिर इसी बंदे ने उसको मीर जाफर मीर सादिक कहा इस बंदे। लेकिन देखें चीमा साहब, मैंने इसको मैं खान साहब पे आफरीन है, मैकियावेली को जिंदा कर दिया खान साहब। पावर पॉलिटिक्स की एक्सट्रीम तक मेरा मकसद, मजहब तक बेचा है, हर चीज बेची, हर चीज, अपने बच्चे तक उन्होंने, देखे इसके लिए कितनी 5 बच्चों की मां के साथ निकाह कर लिया उन्होंने पावर पॉलिटिक्स। मैकियावेली ने शायद ये नहीं किया होगा। मैकियावेली ने भी 5 बच्चों की मां के साथ शादी नहीं की होगी वजीर आजम बनने के लिए। खान साहब ने तो ये भी कुर्बानी दी है। चले, लेकिन चीमा साहब, उसमें दुख वाली बात ये है ना, आप कहते हैं कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, मैं आपके सामने 3 पार्टियां सामने रख ले, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बतन से पैदा हुई है। तीनों की तीनों मैं जिस तरह मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपको कल अर्ज किया था कि अगर भुट्टो जिंदा है तो अयूब खान भी जिंदा है। इसका फाउंडर आज आप जहां खड़े हैं, जिस चौक में आप खड़े हैं, और आपको कोई पता नहीं कि आपने किस सड़क पर जाना है, आपने राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, इस चौक में लेकर आने वाला आपको बंदा अयूब खान था। वो बंदा अयूब खान था, उसने बुनियादें रखी थी। इस आज की तबाही की बुनियादें अयूब खान ने बड़ी गहरी रखी थी, बहुत गहरी। और चीमा साहब, उसके बाद ये जो मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आपको, आप ये जो कल आपने जो एक्सरसाइज की है कल इलेक्शन की, अब तो जमहूरियत दुनिया में नहीं कहीं है, अब तो पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त वो जमहूरी इक़्तिदार और फेयर इलेक्शन, तो अमेरिका जहां मैं बैठ के ये बात कर रहा हूं, 250 साल की जहां जमहूरियत की हिस्ट्री, अब तो वहां पे जमहूरियत काम नहीं कर रही है। तो आप इस एक्सरसाइज पे अपनी एनर्जी और अपने मुस्तकबिल के फैसले किस तरह कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं। आपको देखें, मैं फिर वो कहूंगा अनवर मकसूद साहब की बात, उन्होंने कूजे में दरिया बंद किया था। उन्होंने कहा था कि हमें अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी चाहिए।
तरक्की के लिए। आप कैलकुलेट करके देख लें, कैलकुलेट कर। और मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस चीमा साहब बहुत अरसा पहले पढ़ा था, डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे लोगों की तालीम ना हो, जहां पे लोग बरादरीइज्म बेस पे वोट डालते हो, जहां उनको मुसलसल तालीम से दूर रखा जाए, वहां कौन सा सिस्टम काम करता है? सिंसियर डिक्टेटरशिप के बगैर आप डेवलपिंग कंट्री आगे नहीं जा सकते, वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। आपको मैंने अर्ज किया था, आपके पड़ोस के अंदर वजीर आजम ली जो है सिंगापुर के, उन्होंने पॉसिबल किया है। आपके हर सीएस, हर सेक्रेटरी के मुंह पर आप पूछ लें उससे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली के बारे में पता होगा, उसे हर एक को पता। लेकिन आप उस मॉडल को कॉपी क्यों नहीं करना चाहते? वजह, आप तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे इस वक्त? आपका बल्कि इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय 5000 ताकतवर लोगों के, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो इलेक्टेबल हैं जो कि पार्टियां बदल बदल के आ रहे। 5000 से ज्यादा लोग नहीं है, मैं गारंटी कर देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान की तबाही का मूजब वो लोग बन रहे हैं, और वो आज से नहीं है चीमा साहब, ये 1947 से ये सारा सिस्टम चल रहा है। मुझे कल किसी बंदे ने पूछा है, तो साहब 1947 के बाद क्या हुआ? मैंने कहा यार मैं बता देता हूं। 1947 में एक तो पाकिस्तान आप कहते हैं कि मजहबी बेस पे बना था, पाकिस्तान मुआशी बेस पे बना था। इकोनॉमिक रीजंस थी पाकिस्तान की। जो लोग आपने अलीगढ़ से डिग्रियां देकर भेजे थे, यूपी से जो पढ़े लिखे लोग आए थे, जो उर्दू और इंग्लिश के 2 लफ्ज जानते थे, पहले 20 साल तो उन्होंने हमें जलील किया पाकिस्तान में। आप देख लें, आपके वजीर आजम वही बनते थे, ब्यूरोक्रेट, और सिर्फ उनके पास 2 चीजें होती थी, वो उर्दू लिख सकते थे और इंग्लिश लिख सकते थे, बस। कोई तीसरा उनके पास एबिलिटी नहीं थी। पहले उन्होंने हमें जलीलो ख्वार किया, पहले उन्होंने अपने प्रॉपर्टियां, खानदान, हर चीज बनाते रहे। उसके बाद फिर जो ही अयूब खान साहब आए सामने, तो उन्होंने तो फिर नक्शे तब्दील कर दिए, और उसके बाद हम उस सिस्टम से उतरे ही नहीं है चीमा साहब। अब हमारा इस वक्त रिलीफ, आज भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अच्छा फौजी, अच्छा जज आप कर लें सुप्रीम कोर्ट का, और एक उसके साथ मौलवी हो, तीसरा अच्छा, जो पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की सलाहियत की ख्वाहिश रखता हो। इसके बगैर आप पॉसिबल नहीं। ये जो आप एक्सरसाइजें करते हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई, नॉट एट ऑल। आज जाती तौर पे मुझसे पूछें, आज आप अगर मुझसे पूछें, आप 5 साल की बात करें चीमा साहब, ये गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलेगी, उसकी मैं वो भी बता रहा हूं। लोग इस वक्त एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल, ये जो एक्सरसाइज होगी 8 महीने से 1 साल। 2025 में फिर इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। मेरी नजर में अगर आज मेरा कोई सेंसेबल आदमी ये हमारी बातें सुन रहा हो, आपको 1 साल के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है। आपको 1 साल के लिए टीम ए टीम, ये बी टीम की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, ये नहीं है। ए टीम आपको चाहिए 1 साल के लिए या 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। आपकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। आज आपके की पोजीशनों पे जो लोग बैठे, उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। उनके बच्चों की नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए, उनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए। आपके जजों के बच्चों की नेशनैलिटियां और उनकी नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए आज, अगर कोई करना चाहता है। वरना देखें ना, ड्रामा तो फिर आज का ड्रामा देखें, ये ना आसम मुनीर साहब पहले जर्नल हैं, ना आखिरी जर्नल होंगे। काजी फयाज ईसा ना पहला चीफ जज होगा, ना आखिरी चीफ जज होगा। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा मर्दे मोमन है, होगा, शायद होगा, जो मेरे जैसे लोग उम्मीद रखते हैं। देखें, कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन कोई ना कोई तो, वरना आपके ये जो ड्रामे आप कर रहे हैं, इन ड्रामों के साथ पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये सोल्यूशन ही नहीं है पाकिस्तान का। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं। मैं इनके मैंडेट सुनता रहा हूं। मैं उस दिन लाइव रेडियो के सामने बैठा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इकोनॉमिक प्लान देना चाहते हैं। मैं समझ रहा था शायद लंदन में ये बैठ के किताबें पढ़ते रहे हैं, शायद वहां से कोई इकोनॉमिक प्लान सीख कर आए होंगे। लेकिन मुझे दुख, मैं नहीं सुन सका, कोई 2 लफ्ज भी नहीं सुन सका उनके मुंह से इकोनॉमिक प्लान के हवाले से। मेरा जो बच्चा हमारा बिलावल भुट्टो है, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, एक लफ्ज नहीं सुना। मेरे इस वक्त उस्मान बुजदार के जो वारसीन है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमी के बारे में उन्होंने। लेकिन एक बात जरूर है, दुख है मेरा इस खान अकेडमी के ऊपर, बहुत दुख है चीमा साहब। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को प्रूव कर दिया है कि तुमने किस तरह वीपीएन इस्तेमाल करना है। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को ट्रेन कर दिया कि तुमने फेसबुक को किस तरह इस्तेमाल करना है।
एक बात नहीं बता सके इनको कि तुमने इस इंटरनेट से कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। इस इंटरनेट में फ्री क्लासेस पढ़ी हैं चीमा साहब। कल मैंने किसी को यहां बताया है, कल किसी को मैंने बताया, एक मुझे मेरे अजीज ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। मैं कहा यार मैं तो वकील हूं, हाँ मैं देख रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है, पाइथन सीख लो, कंप्यूटर लैंग्वेज है, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, घर से बैठ के काम कर लो। और मैं आज आपको बता देता हूं 4 मेरे पास वेबसाइटें ऐसी हैं जो फ्री आपको डाटा एनालिसिस के बारे में ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं। काश ये खान एकेडमी मेरी नस्ल को, पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े आवारा जो हैं, इनको ये बताते कि पाइथन सीख लो, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, $1-1 लाख तनख्वाह बनती है, साथ पड़ोस में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, वहां 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। लेकिन खान एकेडमी ने क्या सिखाया है? कट जाओ, मर जाओ, जिहाद है, खुलफाए राशिदीन का दौर है और तुम्हारी डेस्टिनी तालिबान है। ताट साहब, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है ताट साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईयू इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें। तार साहब, वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और हमें बताएं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तिहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर, कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो हैं, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के, आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3-3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं,
कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। ये तीन किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर आप, मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्नों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुसी कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते हैं तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने में? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे फिर आपने लंदन से। मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं है। बचत की हालत सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है, जनरल आसम मुनीर, काजी फैजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। जनरल आसम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है अपने सॉल्यूशंस के लिए। ना ये बैठते हैं, ना ये बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, जो भी है। लेकिन तार साहब हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि अब हमारे लोग जो हैं वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं और हम एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज भी करते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठी हुई है। हमें इमीडिएटली इस पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना है, वरना आपकी बात सही है, 25 करोड़ जो लोगों की डायरेक्शन है वो पता नहीं क्या और किधर जाने को तैयार है वो। और चंद लोगों ने बस हमारे दिमागों को यरकमाल बना लिया है। और फिर सीधी गल करियो इन्होंने साढ़े ते जादू ही हो गया साढ़े ते जादू हो गया। मतलब ये चीमा साहब एक गल नहीं समझ आई ना, इस जादू ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। इस जादू के नाल दहशतगर्दी भी अपनी ठीक कर लो, अगर जादू इस तरह काम करता है। अगर जज बशीर गिर सकता है पीरनी के जिनों से, तो वो पीरनी को खुदा का ना ही आईएमएफ को एक जिन भेज इधर आईएमएफ वाले पास। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਹੈ। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच साहिदार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको वाशिंगटन सर, थैंक यू। वो इनकी स्टेटमेंटें गुजरी हैं जो इन्होंने बाजवा साहब के हक में देते रहे, कहते रहे। इनका बयानिया था कि ये बाप है पाकिस्तान, इससे बेहतर जर्नल आ ही नहीं सकता, ये जमहूरियत पसंद जर्नल है। ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी। फिर इसी बंदे ने उसको मीर जाफर मीर सादिक कहा इस बंदे। लेकिन देखिए चीमा साहब, मैंने इसको मैं खान साहब पे आफरीन है, मैं क्या वली को जिंदा कर दिया खान साहब। पावर पॉलिटिक्स की एक्सट्रीम तक मेरा मकसद, मजहब तक बेचा, हर चीज बेची। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म हुई, अच्छी बातें की उन्होंने, लेकिन आई थिंक हमें पसंद नहीं आई। अच्छी बातें की, पसंद नहीं आई, सीधी बात। उन्होंने यार सब्र हौसला रखो, को ब्रेकों पर भी पाँव रखो। अच्छा, उन्होंने बातें अच्छी की हैं अपने लिहाज से, जो उनको नजर आया वो उनका पॉइंट भी हुआ, हम उनको गलत नहीं कह सकते। लेकिन सच कहूँ, जो तहजीब है, ये जो एजुकेशन है, ये तालीम है ना, वो इजाज़त नहीं देती, या मेरा जो मेयार ये इजाज़त नहीं देता, तो यकीन करती हूँ इनको HD गाली निकालो। HD गाली एक वैसे होती हैं, SD गाली होती है।
मेरा जी चाह रहा है इतनी हाई क्वालिटी की गाली निकले दोनों को कि मैं क्या बोलूं। तेरी बात हो गई, एक मिनट सिर्फ इन दोनों को ही ये जो उन्होंने दोनों मसला जो उन्होंने स्टेटमेंट कायम की है ना खान साहब के बारे में उस पर भाई खान साहब के बारे में भी उन्होंने बात की, लेकिन मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है कि जो ये साजिद तारड़ साहब है, इसकी नजर में ना नवाज शरीफ अच्छा है, ना जरदारी अच्छा है, ना एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, और ना ही इमरान खान अच्छा है। ये अच्छा है। ये नहीं कि ये खुद बंदा जो है ना अमेरिका में रहता है ये अच्छा है, और बाकी जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो सारे ही गंदे हैं। भाई उसने बातें तकरीबन कोई ठीक की हैं, लेकिन एक बात जो हमें भी नहीं सही लगी, जो कि बिल्कुल गलत है उसने की है, वो इमरान खान साहब के बारे में है कि लोग उसके दीवाने हो गए, शुदाई हो गए, पागल हो चुके हैं। भाई देखो बंदा ही इतना सच्चा है, मतलब उसकी तो इंडिया मीडिया मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, इंडियन मीडिया सारी लाइव चली, सारी इमरान खान साहब के हक में बोल रही, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। और इसमें धांधली भी हो रही है जो हमारे जो इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन ये सारे तारड़ इतने यार पड़े हुए या मतलब कि यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है, तो इनको कम से कम सोचना चाहिए कि जब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो इन्होंने कौन कौन से काम सर अंजाम दिए, दुनिया में इज्जत एक रिस्पेक्ट बन गई थी पाकिस्तानियों की, अच्छा, पाकिस्तान की। एक बात तस्वीर दे रहा है कौन प्राइम मिनिस्टर थे? इमरान खान जब थे, मतलब इसने कुछ भी नहीं किया। हाँ ये कह रहे हैं। अच्छा एक बात से मैं ना जो साजिद तारड़ साहब है उनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना उसने अपनी जो आसफा भुट्टो है उसको लॉन्च कर दिया है। उसके बाद जो नून लीग है ना उसने जुनेद सफदर को वो पार तोल लाया आने के लिए, ये भी बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात किया इंडिया की कि मोदी साहब का जो है ना आगे कोई ऐसा वारिस नहीं है, मरूसी जो कह रहे हैं कि सियासत जो है ना उसका इंतकाल आगे शिफ्ट करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ उन्होंने हसीना वाजिद की भी बात की कि 5वीं मर्तबा वो बन चुकी है, उनकी भी पीढ़ी जो है ना वो आगे नहीं चल रही सियासत में। तो ये जो एक बात उन्होंने की ये बिल्कुल 100% उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। हमारे जो नस्ल दर नस्ल सियासत है ना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये बात इस बात से मैं एग्री करता हूँ। तो मुझे तारड़ साहब काबिल इत्तराम है, मुझे इतना सिर्फ बता दें कि अमीना बाजी की बात कर रहे थे, अलीमा खान दोनों बहनें हैं। मुझे बता दे कहीं से वो एमपीए चेयरमैन लड़ी है कहीं नहीं लड़ी, कहाँ से लड़ी? उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ मुझे इतना बताना, वालिदैन है नहीं इमरान खान का, भाई है नहीं इमरान खान का, बहनें हैं, खून का रिश्ता है, वो दोनों अपने अपने घर में खुश हैं, करोड़पति हैं, ठीक है। उनको इमरान खान की जितनी खींच उनको पढ़नी और किसी को हो सकती है? खून का रिश्ता बहनों का, वो सिर्फ और सिर्फ अपील कर रही है अपने आला इदारों से, अदालतों से कि खुदारा डरे, अल्लाह से डरे, आपके ऊपर भी ये वक्त आ गया है। वो कोई सियासत तो नहीं कर रही, ना वो इमरान खान के बाद सियासत में आने वाली है। एक बार ये तो तारड़ साहब ने झूठ बोला, दूसरा तारड़ साहब का ये झूठ है कि उसके बेटे जो इन हो रहे, मतलब यही बात करने का, कभी भी पाकिस्तानी सियासत में उनके बच्चे नहीं आएंगे। अगर उन्होंने आना होता ना असलम भाई, तो वो उसकी बीवी जुमैमा यहाँ से जाती ही ना, ठीक है ना। ये तारड़ साहब का एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बात चीमा साहब जो है ना, मैं कहता हूँ कि चीमा जो है ना नैती कहने के चवल इंसान है, बहुत ही ना लो लेवल का। अच्छा एक मिनट, उसने जो ये बात की है ना कि 26 साल से इमरान खान ने बूट चाटे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात। और मैं कहता हूं कि बिलो द बेल्ट है और नैत ही गिरी हुई बात है। और इतना मैंने काफी वीडियो इसकी मैं स्टॉप करूंगा असलम भैया को, असलम भाई मैं स्टॉप करूंगा। जब इमरान का 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, ये जेल में रख लो, आया था फौज लेके यही सिस्टम आई थी। सुन ले ये 3 दिन रिजल्ट नहीं आए थे, 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद रिजल्ट आए थे। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि इमरान खान साहब वजीर आज़म है, ठीक है ना। यही सेम सिनेरियो था, यही 2018 में चेक कर लीजिए, हिस्ट्री पढ़े।
उस वक्त भी 2-3 दिन रिजल्ट आते रहे, वन बाय वन। जहाँ नून लीग जीत रही थी, पीपी जीत रही थी, वहाँ इमरान खान को जितवाया गया। फिर उनके साथ ये जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर कारण की तरह और चीमा की तरह झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो सच है वो सच है। 2018 देख लो, अभी इसी वक्त गूगल कर लो, रिजल्ट निकालो। इमरान खान आर्मी जरूर उसको लेके आई थी, ये हकीकत है, लेकिन उस वक्त जिस तरह इमरान खान पूरे मुल्क में सीटें ले चुका है ना, सुन लो तीनों, मैं आपको दुनिया की हर शर्त मानने के तैयार हूं, मुझे इतनी सीटें दिखा दो 18 में, अगर पीपी या नून में जीती हो दिखा दो। अक्सरियत उस वक्त कोई बंदा पूरे मुल्क में नहीं निकला था एहतजाज करने के लिए, चैलेंज हाईकोर्ट में किसी ने नहीं किया था जिस तरह आज हम एमएलए जीत के कारण जिनको हरवाया गया है। 18 में किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्यों? सब हारे हुए थे। एक वाकया क्या था, इमरान खान आर्मी की गोद में बैठ के आ रहे हैं, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, बस ये एक वजह थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। वो वजह भी ये थी, आर्मी ने पहले कुरान पाक के ऊपर हलफ इस तरह बाजवा ने इस तरह हाथ उठाया था। खान साहब, मैं आपकी बातों के ऊपर अमल करूंगा, जिस तरह आप मंशूर लेके आए हैं, मैं तेरे साथ चल के अपने मुल्क की तरक्की पे मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन वो बंदा बेगैरत का बच्चा बेगैरत निकला बाजवा, वो अपने फैसले से बदल गया। इमरान खान उस अपने फैसले में मुकाम खड़े रहे, ये बाजवा बदल गया, जिसकी वजह से उसको मीर जाफर और मीर सादत बोलना पड़ा। ठीक है, ये वजह थी। आज 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें हो चुकी हैं। ओवरऑल 279 सीटें हो चुकी है पीटीआई की। इसके अलावा जिसका रास्ता रोका हुआ है किसने? एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ ने। इसके अलावा तारुल साहब ने कुछ बातें ऐसी भी की जो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा है कि बाकी सब बातें करते हैं, मुल्क सुधारने की बातें करते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो सही है ना, उसको सेट करने की कोई बात नहीं करते। ये तो वाकई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क को वो कह रहे हैं कि करप्शन और तो इकोनॉमी क्या होगी? इकोनॉमी ने, इन तीनों ने। अच्छा, तू मुझे इतनी बता दे, तू एमएनए किसी हल्के से तू 5-6 करोड़ रुपया लगा के आ जाता है, ये बन जाता है वजीर आजम, तू इसकी साइड पे है। तू मुझे इतनी बता दे, तुझे पता भी इसने 2 साल से पहले या 2 साल के अंदर उतर जाना है, तू अपने पैसे बनाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, जिसने खर्चा करना है भाई, अगर तुझे ये पता हो, पैसे अच्छा इकट्ठे करने हैं, और अगर तुझे इतना पता हो, एक तेरे मुल्क में कानून प्रॉपर बनाओ भाई, रुखसार ने 5 साल पूरे प्राइम मिनिस्टर बन के रहना है, इसको किसी ने उतारना नहीं, तो फिर रुखसार वो काम करेगा जो आने वाले 5 साल में मेरे हो जाए, करेगा कि नहीं? अच्छा, तो फिर हुकूमत चलती है, फिर को मंशूर आगे चलता है भाई। जब मंशूर है ही नहीं इनके पास, इमरान खान के पास मंशूर था, जो नजरिया था, उसने स्टार्ट किया, उसने सेहत कार्ड दिया, उसने तलीम पे फोकस किया, उसने डैम बनाने शुरू किए, उसने मैं गिरवा सकता हूँ यार, पर्ची के पीछे मंशूर लिखा होता है, वो बनाई ही नहीं है यार। क्या नहीं बनाया? वो चीमा साहब या मेरे ख्याल में तारिक साहब, दोनों में से कह रहे थे कि जो इमरान खान है ना, उसने ना कोई सड़क बनाई है, ना कोई पुल बनाया है। उसने पहले काम पता नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है। जितने भी तेरे गांव के अंदर ये जो पीसी डाली गई है, ये किसके दौर में हुई है? ये गैस जो लगी किसके दौर में थी? चलो इफ्तिताह किसने भी किया, किसके दौर में? इमरान खान के 18 के दौर में गैस आई। तेरे मुल्क के पीसी गांव में किसने पहुंचाए? तेरे हर गांव में पक्के खाने किसके दौर में हुए? इमरान खान के दौर में हुए ना। ओ भाई, मैं तुझे वो भी दिखा सकता हूँ, चलो मेरे साथ इस्लामाबाद में अपनी आंखों से खुद देख के आया हूँ, जो उसने मकानों का वादा किया था, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वो मकान बड़े और खड़े हो गए, सिर्फ उनके दरवाजे खिड़कियां बिजली लगनी बाकी थी, उसकी घूमत तार दी गई। मैं सेहत कार्ड तुझे दिखा सकता हूँ, आज भी चल रहा है। तालीम में तुझे दिखा सकता हूँ कितना फोकस था, कुरान का टैक्स खत्म कर दिया था। इमरान खान साहब के जितने भी काम पर एक वीडियो बन सकती है, और पूरी वीडियो है मेरे पास बहुत है, मैंने भी मेरे आप तो बच्चे के पास उसने सबूत दे दिया है कि इनको बताओ इमरान खान क्या करना चाहता था, क्या यार भाई। मैं इस चीज से उनकी अग्री हूँ। अच्छा, एक तारण पर इतना कर दे, अपने बच्चों को गुजरात के अंदर, पंजाब जो है गुजरात पाकिस्तान के अंदर, अपने बच्चों को लेके आ वापस,
तेरा प्यो दादा बहने भाई भतीजे बिरादरी इधर है ना। आज तो एक मुश्किल घड़ी में हाँ पाकिस्तान के अंदर तुझे मानो तू बैठा साथ को दूर बैठा हुआ है, कितना तू दूर हजारों मील बैठा हुआ है अमेरिका बैठ के, तो चीमा भाग के लंदन बैठा हुआ है, इधर और पाकिस्तान में बातें करो तुझे पता चले। इमरान रियाज एंकर की तरह मार खाओ इधर, जमील रुक्की की तरह मार खाओ इधर, सलीम साफी की सॉरी बगैरत का नाम आ गया, अरशद शरीफ की तरह कत्ल हो इधर पाकिस्तान में तुझे मालूम है अंतर। भाग के भगौड़ों के बच्चों भाग के बैठे हो, बातें करनी आती। ट्रंप के जूते ये चढ़ता रहा है, ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप था उसके जूते ये चढ़ता रहा तारण, उसका मशीन का उसके जूते पाले तो ये करता था। जो ये किस हैसियत से कहते हैं इमरान खान को? जो कंडीशन चल रही ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। केपीके जो ना वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि जो रिजल्ट मुझसे निकाल है तेरे मुल्क का एक भी सुबह टूट जाए तो मैं क्या कहता हूं मुझे कत्ल कर दे, एक भी अगर टूट जाए कभी भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा दावा मत करो। कभी भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा दावा मत करो। अब वो बांग्लादेश वाला दौर चला गया, अब कभी भी पाकिस्तान का एक इंच भी कहीं नहीं जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। भाई आप पागल ना बनो, पढ़े लिखे शख्स हो, पागल ना बनो यार अब कुछ भी नहीं होगा। चंद बातें ठीक भी की हैं, चंद गलत भी की हैं। ठीक वो की हैं, वो कह रहे थे कि जो ये लंदन प्लान है, इन्होंने आना है इधर से कमाना है और लंदन चले जाना है। और दो बेटे इमरान खान साहब के दो बेटों का भी इन्होंने जिक्र जो है ना दरमियान में किया। भाई वो तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं, सियासत में, पॉलिटिक्स में ना कोई लड़े कोई जरूरत ही नहीं उनका इसमें। तो चलें बात मुझसे इतनी सी है। इमरान खान, मैं इस चीज़ की तब्दील करता हूँ, गलत साबित करता हूँ, गलत है भी 110%। जो चीमा साहब ने और जो बागी तारक साहब ने कि वो पावर के लिए कर रहा है, कुर्सी के लिए उसने किया, ये बिल्कुल गलत है। उसने सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए किया कि मेरी जो पावर है ना वो ट्रांसफ़र अवाम तक जाए, ना कि फौजियों के पास रहे, ना कि पुलिस के पास रहे, ना किसी और के पास। मैं तो कहता हूँ जो वजीर आजम की कुर्सी है ना, वजीर आजम पद जो है, खुदा की कसम ये वजीर आजम का हो तो इमरान खान ये काम है। बिल्कुल इमरान खान अगर सोचो तो इमरान खान के लिए वो तो ही काम है। सही है। खैर बात करते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।